वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट। बेटा आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस हम लोग काफ़ी ऑर्गेनल पढ़ने के बाद हम लोग इस टॉपिक को जो है वो कवर कर रहे हैं। ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि ये ऐसा ऑर्गेनल है सेल का जिसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन, जो भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है जो नेक्स्ट जनरेशन के लिए होती है, ठीक है, वो सब जो है न्यूक्लियस के अंदर जो है पाई जाती है। इसलिए न्यूक्लियस जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल है। ठीक है, न्यूक्लियस सेल में काफ़ी छोटा होता है, 10⁻⁻⁶ मीटर के बराबर होता है और ये एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है। डबल मेम्ब्रेन बाउंड बेटा हमने काफ़ी देखे थे, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, और थर्ड हमारा आया बेटा डबल मेम्ब्रेन बाउंड, दैट इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस अगर डबल मेम्ब्रेन है तो बेटा मैं इस तरीके से क्या करता हूँ, एक मेम्ब्रेन और इसके ऊपर एक सेकंड मेम्ब्रेन, ठीक है, और इन दो मेम्ब्रेन के बीच में क्या होता है बेटा, कुछ न्यूक्लियर पोर होते हैं। क्या होते हैं बेटा, ऐसे न्यूक्लियर पोर होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये टू मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल जो है वो है, दैट इज न्यूक्लियस। ठीक है, अब ये जो है ब्रेन ऑफ द सेल भी बोला जाता है क्योंकि इसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन होगी नेक्स्ट जनरेशन के लिए। डीएनए, आरएनए जो है वो सब इसी के अंदर होंगे। आपको पता है बेटा, इतनी आपको नॉलेज होनी चाहिए ये टॉपिक पढ़ने से पहले कि डीएनए से बनता है बेटा आरएनए। ओके, ये प्रोसेस होता है बेटा हमारा न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है, और आरएनए से बनते हैं बेटा प्रोटीन, ठीक है, और ये प्रोसेस होता है बेटा हमारा साइटोप्लाज्म के अंदर। ठीक है, कहाँ होता है बेटा, साइटोप्लाज्म के अंदर। ये बात जो है आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, तो डीएनए और आरएनए हमें कहाँ मिलेंगे, न्यूक्लियस के अंदर मिलेंगे। तो इसलिए मैं इसको क्या बोलता हूँ, ब्रेन ऑफ द सेल के नाम से जानता हूँ। जेनेटिक मटेरियल कौन हो गया बेटा, हमारा डीएनए और आरएनए। ठीक है, न्यूक्लियस का नंबर जो है वो वेरी करता है। न्यूक्लियस यूनिन्यूक्लिएट भी हो सकता है जैसे हमारी सेल के अंदर है, बाईन्यूक्लिएट हो सकता है जैसे पेरिमीशियम के अंदर है, मल्टी न्यूक्लिएट आपने देखा होगा बेटा बेसिडियोमाइसीटीज और एस्कोमाइसीटीज, इनके अंदर जो है मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन जो है फंजाई के अंदर देखने को मिलती है। ए न्यूक्लिएट कंडीशन होती है बेटा मैच्योर आरबीसी के अंदर, क्योंकि आरबीसी को जो है वो हीमोग्लोबिन रखना होता है ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए, इसलिए मैच्योर आरबीसी जो है वो ए न्यूक्लिएटेड कैटेगरी के अंदर आती है। इसका मतलब ये है कि इनके अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। ऐसे ही मैच्योर सीव ट्यूब सेल जो होती है बेटा, उनके अंदर भी न्यूक्लियस जो है वो एब्सेंट होता है। ठीक है, मेम्ब्रेन की बात करूं तो डबल मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन जो है बेटा इस तरीके से बाहर की तरफ ओरिजिनेट होके बनाती है बेटा हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो इसकी आउटर मेम्ब्रेन पे हमें क्या देखने को मिलेगा, राइबोसोम देखने को मिलेगा। इसलिए मैं बोलता हूं कि ये आउटर मेम्ब्रेन जो है वो थोड़ी रफ होती है। और वहीं इनर मेम्ब्रेन की बात करूं तो इनर मेम्ब्रेन जो है बेटा वो थोड़ी आपकी स्मूथ होगी, ठीक है, क्योंकि उसके ऊपर आपको राइबोसोम देखने को नहीं मिलेंगे। उसके बाद प्रोकैरियोट के अंदर ये जो है एब्सेंट होते हैं, न्यूक्लियस जो है वो एब्सेंट होता है, ऐसी कोई मेम्ब्रेन जो है नहीं प्रेजेंट होती डीएनए और आरएनए के ऊपर, तो इसलिए उस जगह को न्यूक्लियोइड के नाम से जानते हैं। लेकिन यहाँ पे मेम्ब्रेन है तो इस वजह से इसको न्यूक्लियस के नाम से जाना गया है। नेक्स्ट पॉइंट, कंटिन्यूअस न्यूक्लियोलस। इसके अंदर बेटा एक जगह होती है, ठीक है, जिसके अंदर बेसिकली क्या होता है, आरएनए की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, उसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन जो है नहीं होती, इसलिए हम इसको कंटिन्यूअस न्यूक्लियोलस बोलते हैं। इसके अंदर जो लिक्विड होता है बेटा, न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड होता है उसको बोलते हैं हम लोग न्यूक्लियोप्लाज्म। किसके नाम से जानते हैं बेटा, न्यूक्लियोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। और इस न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर एक कंटिन्यू रीजन आता है जिसको हम लोग न्यूक्लियोलस के नाम से जानते हैं, और इस न्यूक्लियोलस के अंदर आरएनए की सिंथेसिस होती है। इसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, इसलिए मैंने इसको बोला बेटा कंटिन्यूअस न्यूक्लियोलस। ठीक है, ये किसी मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं है, कोई इसके आउटर मोस्ट सेल में मेम्ब्रेन नहीं होती। न्यूक्लियोप्लाज्म जहाँ एंड हुआ वहीं से ही न्यूक्लियोलस जो उसी के अंदर जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है, न्यूक्लियर पोर जो है प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, बाई डायरेक्शनल है। बाई डायरेक्शनल का मतलब क्या होता है, बाई डायरेक्शनल का मतलब ये है बेटा, क्योंकि इससे देखो आरएनए को प्रोटीन बनाने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा बेटा, साइटोप्लाज्म में। तो आरएनए जो है बेटा वो मूव करता है किसकी तरफ, साइटोप्लाज्म की तरफ, बाहर की तरफ।
ठीक है। वहीं जो प्रोटीन होते हैं, जैसे प्रोटीन हिस्टोन प्रोटीन हो गए, और काफ़ी एंजाइम होते हैं जो कि डीएनए की या आरएनए की फॉर्मेशन में जो है हेल्प करते हैं, तो उन प्रोटीन को वापस जो है लेके आने के लिए न्यूक्लियर पोर जो है वो ओपन होते हैं। सो न्यूक्लियर पोर से चीज़ें जो है वो आउटसाइड भी जा सकती है और इनसाइड भी आ सकती है, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसको बोला बेटा बाई डायरेक्शनल। ओके, उसके बाद न्यूक्लियोलस एक ऐसी जगह होती है बेटा जो कि आरएनए की सिंथेसिस करती है। किसकी सिंथेसिस करती है बेटा ये न्यूक्लियोलस? आरएनए की सिंथेसिस करती है, राइबोसोमल आरएनए की सिंथेसिस करती है, ठीक है। राइबोसोमल आरएनए की सिंथेसिस करती है, इसीलिए मैं इसको राइबोसोमल फैक्ट्री बोलता हूँ। बेटा राइबोसोम खुद एक फैक्ट्री की तरह काम करता है प्रोटीन के अंदर, लेकिन राइबोसोम को कौन बनाता है? वो है बेटा न्यूक्लियोलस, ठीक है। और इस न्यूक्लियस के अंदर हमें जो है ऐसे रैंडम जो है ऐसे डीएनए जो है कंडेंस फॉर्म में थोड़ा सा मिलता है, जिसको हम लोग बोलते हैं बेटा क्रोमेटिन। किसके नाम से जानते हैं इसको? हम लोग क्रोमेटिन के नाम से जानते हैं। अच्छा, ये तो था बेटा आरआरएनए। एमआरएनए और टीआरएनए जो है वो न्यूक्लियोप्लाज्म में सिंथेसाइज होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बात करते हैं बेटा डीएनए जो है वो रैंडम इस तरीके से जो है प्रेजेंट होता है, ठीक है। अभी सेल को जब डिवाइड नहीं होना होता तो ये इस तरीके से फैला हुआ होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं बेटा क्रोमेटिन। क्या बोलते हैं? क्रोमेटिन। और जब इसको सेल को डिवाइड करना होता है तो ये कंडेंस होके बनाता है बेटा क्रोमोसोम, ठीक है। इस तरीके के स्ट्रक्चर बनाता है क्रोमोसोम, ठीक है। क्रोमोसोम अगर आपको देखने होते हैं सेल के अंदर तो बेटा उसको स्टेन करते हैं एक डाई से, जिसको हम लोग बोलते हैं एसिटोकार्मिन, ठीक है। डीएनए जो है बेटा वो एसिडिक नेचर का होता है, तो इसलिए हम लोग डीएनए को बाइंड करके रखते हैं एक बेसिक प्रोटीन जिसका नाम है बेटा हिस्टोन, ठीक है, जो कि आर्जिनिन रिच होती है, ठीक है। हिस्टोन प्रोटीन होते हैं जो कि बेसिक नेचर के होते हैं, और आपको ये भी पता होना चाहिए बेटा डीएनए के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और हिस्टोन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इस वजह से हमारी एक सेल के अंदर एटलीस्ट 2 मीटर डीएनए जो है वो प्रेजेंट होता है, और इतनी लार्ज डीएनए को अगर कोई रोक सकता है तो वो कौन है बेटा? हिस्टोन है, जो कि अपने ऊपर उसको बाइंड करके जो है वो रखती है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं बेटा इस क्रोमेटिन की 2 जगह होती है। ये क्रोमेटिन कई जगह तो बिल्कुल ऐसे बिल्कुल इकट्ठा मिलता है और कई जगह बिल्कुल फैला हुआ मिलता है, ठीक है। तो इसके बेसिस पे जब हम लोग इसको स्टेन करते हैं तो जहाँ पे ये बिल्कुल ही टाइटली पैक है वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा स्टेन मिलता है, और जहाँ पे ये थोड़ा सा लूजली पैक है वहाँ पे ये लाइट स्टेन मिलता है। इसके बेसिस पे ये 2 तरीके का होता है, यूक्रोमेटिन और हिट्रोक्रोमेटिन। यूक्रोमेटिन का मतलब ये है कि यहाँ पे जब आप स्टेन डालते हो तो ये आपको काफ़ी लूजली पैक मिलता है, यू मतलब ट्रू, ठीक है। वो वाला रीज़न जो कि ट्रांसक्रिप्शन में हेल्प करेगा, मतलब जो कि आगे चल के एमआरएनए वगैरह जो है वो बनाएगा। लेकिन हिट्रोक्रोमेटिन जो है बेटा ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होता है क्योंकि ये काफ़ी कंडेंस होता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं बेटा क्रोमोसोम, ठीक है। क्रोमोसोम की अगर मैं बात करूं तो क्रोमोसोम जो है वो हमें इस तरीके का कंडेंस होकर क्रोमेटिन इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाता है। इसकी 2 आर्म होती है बेटा, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ। इसको बोलते हैं बेटा पी आर्म जो कि स्मॉल साइज की होती है, और नीचे वाली आर्म को बोलते हैं हम लोग क्यू आर्म, ठीक है। और ये आर्म जो है बीच में से कंडेंस होती है, इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रोमियर। किसके नाम से जानते हैं? सेंट्रोमियर, ठीक है। पी आर्म छोटी होती है, पेटाइट होती है, और क्यू आर्म जो है वो लार्ज होती है। इसके अंदर जो है मैट्रिक्स होती है, और इसके टॉप पे हमें जो है बेटा क्या मिलते हैं? टीलोमियर मिलते हैं। क्या मिलते हैं बेटा? टीलोमियर मिलते हैं। टीलोमियर जो है ये माना जाता है कि इनकी लेंथ अगर किसी क्रोमोसोम में ज़्यादा है तो इसका मतलब ये है कि बेटा वो पर्सन जो है जिसकी टीलोमियर की साइज ज़्यादा है उसकी एजिंग या मैं कहूँ बुढ़ापा जो है वो काफ़ी लेट आता है, ठीक है। वो होते 40-45 एज के हैं, लेकिन हमें दिखते 30-35 एज के हैं, क्योंकि उनके अंदर जो है बेटा वो एज जो डिफरेंस आता है, ठीक है, वो हमें किसकी वजह से दिखाई देता है बेटा? टीलोमियर की वजह से जो है वो दिखाई देता है, ठीक है। नेक्स्ट बात ये आती है कि जब सेल को जब डिवाइड करना होता है, सेल साइकिल में हम लोग पढ़ेंगे कि जब सेल डिवाइड करती है तो एक फेज आता है बेटा एस फेज, ठीक है। इसके अंदर ये क्या करता है बेटा? इसके अंदर ये अपने डीएनए कंटेंट को डबल करता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये अपने डीएनए कंटेंट को क्या कर लेता है? इस तरीके से डबल कर लेता है, ठीक है। ये डबल कर लिया, ये एक था और ये अब डबल हो गया। इस एक को मैं बोलता हूँ बेटा क्रोमेटिड, ठीक है। ये डीएनए भी है और मैं इसको बोल सकता हूँ सिंगल क्रोमेटिड।
ठीक है। अब इसने अपना डीएनए डबल कर लिया, डीएनए कंटेंट डबल कर लिया, ठीक है, डीएनए डबल कंटेंट डबल कर लिया। तब जब ये सेपरेट होंगे, ठीक है, जब ये सेपरेट होंगे तो ये बीच में से हट जाएंगे, इसको इस साइड खींच लिया जाएगा और इसको इस साइड खींच लिया जाएगा। नई सेल में एक एक क्रोमेटिड जो है वो चला जाएगा। ये भी एक क्रोमोसोम है, ये भी एक क्रोमोसोम है, लेकिन इसके अंदर डीएनए कंटेंट डबल है। देखो बेटा, आपको एक बात बता देता हूँ, जैसे मान लो मेरे अंदर 46 क्रोमोसोम है, ठीक है, मेरे अंदर 46 क्रोमोसोम है, मेरी हर एक सेल के अंदर जो है 46 क्रोमोसोम मेंटेन रहेंगे। कैसे रहेंगे मेंटेन? कि जब डीएनए कंटेंट, जैसे मान लो ये क्रोमेटिड है, जब इसको डिवाइड करना होता है तो ये अपने डीएनए कंटेंट को डबल करती है, ठीक है। ये एक सेल है, ठीक है, इसने अपने डीएनए कंटेंट को क्या किया? डबल किया। जब ये दो सेल बनेंगी इससे, तो एक क्रोमेटिड इस साइड चला जाएगा और एक क्रोमेटिड इस साइड चला जाएगा, ठीक है। अब भी ये एक क्रोमोसोम है और अब भी पहले भी एक क्रोमोसोम थे, बस पहले इस क्रोमोसोम ने डिवाइड करने के लिए अपना डीएनए कंटेंट बढ़ाया था, ठीक है। इस तरीके से ये क्या बनाते हैं बेटा? एक क्रोमोसोम जो है वो बनाते हैं, ठीक है, एक क्रोमोसोम जो है वो लोग ये बनाते हैं। अब इनके अंदर ये जो क्रोमोसोम है, ठीक है, ये जो क्रोमोसोम है इसमें हमें देखने को मिलती है 2 क्रोमेटिड। तो इन 2 क्रोमेटिड को हम लोग बोलते हैं बेटा सिस्टर क्रोमेटिड। किसके नाम से जानते हैं? सिस्टर क्रोमेटिड, ठीक है, सिस्टर क्रोमेटिड के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट बात आती है बेटा 16 पॉइंट, ये आता है कि काफ़ी बार इस क्रोमोसोम के अंदर एक प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन होती है, सेंट्रोमियर बोलते हैं, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन भी आ जाती है, और सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन के बाद जो भी पार्ट होता है उसको हम लोग सैटेलाइट के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं बेटा? सैटेलाइट क्रोमोसोम पार्ट के नाम से जानते हैं, या सेट पार्ट के नाम से, या मार्कर क्रोमोसोम के नाम से जानता हूँ। और ऐसे क्रोमोसोम हमारे अंदर 13, 14, 15, 21, 22 नंबर वाले जो है वो क्रोमोसोम होते हैं। हमारे पास 23 पेयर क्रोमोसोम होते हैं बेटा, 23 पेयर। इस पेयर का मतलब ये है बेटा कि फर्स्ट क्रोमोसोम, देखो 23 पेयर का मतलब ये होता है कि हमारे पास हमारी बॉडी के अंदर 23 क्रोमोसोम जो है फादर से आते हैं और 23 क्रोमोसोम मदर से आते हैं, ठीक है। और एक ह्यूमन बीइंग का फर्स्ट क्रोमोसोम दूसरे ह्यूमन बीइंग के फर्स्ट क्रोमोसोम से मैच करता है, ठीक है। तो ये हो गए बेटा हमारे होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है। और अगर मान लो मैं 1 और 2 को मैच करने की कोशिश करता हूँ, मैं 1 और 2 को कंपेयर करता हूँ, तो उनको मैं बोलता हूँ नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है। इसके बाद बात आती है बेटा सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर के बेसिस पे क्रोमोसोम जो है वो अलग अलग टाइप का होता है। क्रोमोसोम एक होता है बेटा मेटासेंट्रिक। मेटासेंट्रिक का मतलब ये होता है कि जब सेंट्रोमियर बिल्कुल बीच में हो तो उसको बोलते हैं बेटा मेटासेंट्रिक। और जब ये हम लोग इनको सेपरेट करते हैं, सेल डिवाइड करते हैं, तो होता क्या है कि यहाँ पे सेंट्रोमियर के आसपास यहाँ पे एक रीजन होता है काइनेटोकोर। कौन सा कोर बेटा? काइनेटोकोर। और इसके ऊपर ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आके जुड़ जाते हैं, और इसके ऊपर जब ऐसे जैसे देखो ये काइनेटोकोर है, इसके ऊपर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आ जाएंगे, इसके ऊपर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आ जाएंगे, और इसको ऐसे सेपरेट कर देंगे, ठीक है। इसको ऐसे क्या कर देंगे बेटा? सेपरेट कर देंगे। जैसे मान लो ये सेल है, ठीक है, इसके अंदर ये क्रोमोसोम था, इनको क्या कर दिया बेटा? इस साइड से पकड़ खींचा, इस साइड से पकड़ खींचा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे? ऐसे अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे दोनों क्रोमोसोम जो है वो ऐसे अलग अलग हो जाएंगे, और फिर बीच में ऐसे दीवार खींच जाएगी, तो 2 अलग अलग सेल जो है वो बन जाएगी, और इनके अंदर एक क्रोमेटिड वाले क्रोमोसोम जो है वो मिलेंगे, ठीक है। सो अगर बेटा ये सेंट्रोमियर बिल्कुल बीच में है तो इसको मैं बोलता हूँ मेटासेंट्रिक। अगर ये सेंट्रोमियर बेटा थोड़ा सा ऊपर की तरफ है तो इसको मैं बोलता हूँ बेटा सब मेटासेंट्रिक, ओके। अगर ये बेटा और ज़्यादा टर्मिनल पे है, जैसे सपोज करो बिल्कुल टर्मिनल साइड सी है, तो उसको मैं बोलता हूँ एसेंट्रिक। और बेटा बिल्कुल ही आपका टर्मिनल पे है, बिल्कुल एंड पॉइंट पे है, तो इसको मैं बोलता हूँ बेटा टीलोसेंट्रिक, ओके। और जब बेटा इनको इस तरीके से खींचा जाता है ना, तो ये अलग अलग की शेप बनाते हैं, ठीक है। मेटासेंट्रिक को जब खींचा जाता है तो वो इस तरीके से क्या करती है बेटा? इस तरीके की शेप बनाती है। इसको हम लोग ऐसे पकड़ के पीछे की तरफ खींचते हैं तो ऐसा लगता है जैसे वी शेप बन गई हो। कैसा लगता है बेटा? जैसे वी शेप बन गई हो। इसको ऐसे बीच में से पकड़ के ऐसे खींचते हैं तो ये रीजन जो है ऐसे पीछे की तरफ उठ के आता है, तो ऐसा लगता है जैसे वी शेप बन गई हो। सब मेटासेंट्रिक में बेटा एल शेप नजर आती है, एक्रोसेंट्रिक में बेटा जे शेप, और टीलोसेंट्रिक में आई शेप जो है वो नजर आता है। उसके बाद बेटा एनसीईआरटी यूज करती है एक वर्ड दैट इज कैरियोटाइप। कैरियोटाइप का मतलब होता है कि क्रोमोसोम को
अपने साइज के अकॉर्डिंग जो है वो अरेंज करना या अपने नंबर के अकॉर्डिंग अरेंज करना, 1 2 3 4 5 6 ऐसे। अब कैरियोटाइप में हमें क्या क्या रिजल्ट मिलता है कि कौन सा क्रोमोसोम सबसे लार्जेस्ट है, फर्स्ट क्रोमोसोम सबसे लार्जेस्ट होता है, और सबसे छोटा क्रोमोसोम कौन सा होता है बेटा, वाई क्रोमोसोम सबसे छोटा क्रोमोसोम माना जाता है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूक्लियस एंड क्रोमोसोम।